नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम 21 फरवरी 2023 को जो हमारा पेपर हुआ था योग का, उसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम 21 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कंप्लीट पीवाईक्यूज को देख सकते हैं। वहां पर ए टू जेड आपको पीवाईक्यूज प्रीवियस जितने भी आज तक हुए डेप्थ में एनालिसिस आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होते हैं, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले है 21 नंबर प्रश्न। शोल्डर मसल इज नोन एज, शोल्डर मसल मतलब स्कंध मांसपेशी, कंधे के ऊपर मांसपेशी होती है, उसको क्या कहा जाएगा? तो देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस भी है तो भी आपको इसका उत्तर पता होगा। जैसे रेक्टस एब्डोमिनस, एब्डोमिनल हम यूज करते हैं पेट के लिए, तो मतलब ये तो पेट पर मांसपेशी होनी चाहिए। रेक्टस एब्डोमिनस जो है ये तो उत्तर हो नहीं सकता। ग्लूटियस मैक्सिमस की बात की जाए तो ये जो होती है कूल्हे पर होती है, थोड़ा मोटी होती है मसल, कूल्हे पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, कूल्हे की मसल बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस को, कूल्हे की मसल बोलते हैं। और जो यहां पर दिया गया है ऊपर लेटिसिमस डोर्सी, डोर्सी साइड की जो मसल होती है, माने बगल के आसपास की जो मसल होती है, उसको हम पीछे वाली लेटिसिमस डोर्सी कहते होते हैं। और राइट आंसर जो है डेल्टोइड है, डेल्टोइड को हम शोल्डर मसल कहते हैं। एक बार इनकी इमेज जरूर देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे मिलता जुलता नेक्स्ट प्रश्न जरूर बनेगा। मे भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तान पादासन करते समय निम्न में से बताओ सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस मसल पर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उत्तान पादासन जब करते हैं आप, उत्तान पादासन, तो किस मसल पर इंपैक्ट आता है? सर मसल का नाम नहीं याद, पेट तो याद है, पेट पर सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, कभी किया होगा जीवन में विद्यार्थियों, तो पेट पर आता है। पेट पर कौन सी मसल है इन चारों में से? इन चारों में से रेक्टस एब्डोमिनस। हालांकि वैसे हल्का फुल्का सब पर इंपैक्ट आएगा
बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है रेक्टस एब्डोमिनस, ऐसा प्रश्न में भी क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा तैयार रखें अपने आप को नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अभी पहले हम पिक्चर देखते हैं इन सभी मसल्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेल्टोइड जो मसल है वो कंधे के ऊपर की मसल है, जो कंधा आपका नीचे उतर रहा होता है तो वहां पर जब शर्ट डाली होती है ऊपर वाली साइड जो होता है डेल्टोइड होती है। लेटिसिमस डोर्सी जो है पीछे पीठ रीढ़ की हड्डी से जो रिब्स को कवर किए रहती है मसल, लगभग साइड में बगल की जो होती है पीछे से, वो जो है आपकी क्या होती है, लेटिसिमस डोर्सी कहलाती होती है। ट्रेपेजियस जो होती है ये यहाँ पर कंधे के जस्ट साइड में, पीछे की साइड में होती है मसल। और रेक्टस एब्डोमिनस जो होती है ये आगे पेट के ऊपर जो होता है, हमारे एब्स जो बने होते हैं उनको ही हम एब्डोमिनस मसल्स के रूप में जानते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस की बात की जाए तो कूल्हे के ऊपर का जो एरिया है वहां पर जो मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। पेल्विक फ्लोर मसल उसके जस्ट नीचे की साइड होती है। और फेमर फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस की बात की जाए, फेमर जो होती है, फीमर हड्डी के पास हुई, फीमर कहाँ होती है, हमारे कूल्हे और घुटने के बीच की हड्डी को फीमर बोलते हैं, तो वहां पर फीमरोइस जो मसल पाई जाएगी। तो कुछ बोन्स जो है वैसा ही उनकी मसल का नाम होगा, तो इजी रहेगा आपके याद करना। तो इनको एक बार आप देख लेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर 2, डेल्टोइड शोल्डर मसल के अंतर्गत आएगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की सबसे भीतरी आच्छादित परत निम्नलिखित में से कौन सी है। मैं बार बार कहता हूं कि एनाटॉमी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एटसेट्रा, ऐसे जो टॉपिक है थेरेपी वगैरह, वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। हिंदी के विद्यार्थी भी इतनी हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, तो इस प्रश्न को हम एक बार इंग्लिश में देखेंगे तो हमारे प्रश्न ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने इंग्लिश में है। द इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ अ न्यूरॉन, तो अंदर वाली न्यूरॉन की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को समझाने के लिए एनाटॉमी में आपको बताया था कि कुछ लॉजिकल बातें उनको ध्यान रखें। जैसे कार्डियो वर्ड आ जाए, कार्डियक वर्ड जब आ जाता है तो वो हार्ट के लिए होगा, चाहे किसी भी तरीके की बात होगी, ठीक है। और जब पेरी वर्ड आ जाता है, पेरी जो होता है वो चारों ओर की बात होगी, चारों ओर मतलब परिधि की बात होगी, परिधि की बात होगी, बाहर की साइड। और पेरिकार्डियम टाइप आया था मतलब हार्ट के बाहर बाहर की साइड। और पेरिकार्डियम बाहर है तो अंदर की साइड की जो टचिंग लेयर होगी अंदर की साइड से, और पेरी के जो बाहर की साइड से जस्ट अंदर होगी उसको हम एपी कुछ बोलेंगे, एपिकार्डियम या एपिन्यूरियम, क्योंकि न्यूरॉन की बात हो रही तो यहाँ पर न्यूरॉन हो गया। और ऐसे ही उसके जस्ट अंदर और अंदर डेप्थ में जाएंगे तो हार्ट में अगर बात करें तो एंडोकार्डियम बोला जाता है कि अंदर की मसल उसको बोलते हैं हम। तो यहां पर तो न्यूरॉन की बात होती तो एंडोन्यूरियम, तो एंडो अंदर की बात पूछी तो सबसे अंदर वाली चीज को एंडो वर्ड से हम करते थे। एक्टोन्यूरियम कोई चीज जो है इसमें नहीं हो रही है यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसकी एक बार इमेज जरूर देख लेंगे आप, न्यूरॉन जो होता है उसकी लेयर किस तरीके से होती है उसकी इमेज देखेंगे एक नर्व की। तो आप लोगों को पता है कि मसल्स के साथ साथ में न्यूरॉन बहते हैं, और नर्व अगर देखें न्यूरॉन्स में तो न्यूरॉन की कुछ लेयर होती है एक न्यूरॉन के अंदर। तो एंडोन्यूरियम जो है आपकी सबसे अंदर इनर मोस्ट बता रहे हैं, पेरीन्यूरियम जो है सबसे बाहर की बता रहे हैं, और एपिन्यूरियम जो है एंडो के जस्ट अंदर की साइड में जो होती है वो वाली कौन सी है। जैसे एक थाली है, थाली के अंदर वाला भाग क्या हो गया हमारा, एपी हो गया, और बाहर का पेरी हो गया। इतना ही है एक ही लेयर दोनों। इस प्रकार से आप नाम जरूर ध्यान रखें न्यूरॉन में कौन सा होता है। तो एंडो वर्ड हमेशा अंदर की बात करता है, पेरी हमेशा बाहर की बात करता है, एपी जो होता है पेरी के जस्ट पास में टच रहता है, पेरी के जस्ट पास में। जैसे मैंने बर्तन का एग्जांपल दिया, बाहर से वो पेरी कहेंगे, उसी को अंदर से हम एपी बोल देंगे। और अंदर एक लेयर होगी वो अंदर ही अंदर एंडोन्यूरियम, अंदर एंडो से हमारा क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। इन फ्यूचर के लिए आप जरूर ध्यान रखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है जो संदेशों को ले जाने का काम करता होता है। इसमें दो चीज होती है, न्यूरॉन के दो भाग होते हैं, एक होता है एक्सोन, एक होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट की अगर आप बात करें तो डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट जो होते हैं आपके सिग्नल्स को जो है सेल बॉडी की ओर टुवर्ड सेल बॉडी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्सोन जो होते हैं सेल बॉडी से दूर लेकर के जाते हैं, दूर लेकर के जाते हैं फॉरवर्ड, या दूर लेकर के जाते हैं इंफॉर्मेशन को। इसमें सिनेप्स होते हैं, आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए, वो आपको कंप्लीट सिलेबस जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें आपको पता लगता है। उसके लिए आप एक्यूरेट योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन करके सिस्टमेटिक रूप से स्टडी शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी नेट या जेआरएफ की जो भी सक्सेस आपको चाहिए वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। इसी के साथ चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सिमेंटिक मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, अर्थ स्मृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि मेमोरी जो होती है कैसे घटित होती है, कैसे बनती है मेमोरी। एक पार्ट तो आप ध्यान रखेंगे, मेमोरी जो है पहले एनकोडिंग होती है, फिर स्टोरेज होता है, और फिर रिट्रीवल होता है। ये जो है प्रोसेस होता है मेमोरी बनने के लिए। एनकोडिंग, पहले एनकोडिंग होगी, कोई भी चीज आपके दिमाग में जाएगी वो स्टोर होगी, और जब आपको आवश्यकता होगी तो वो रिट्रीव माने पुनः प्राप्ति। ये 3 स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। मेमोरी की बात करें तो कहते हैं मेमोरी की स्टेजेस जो है 3 तरीके से मापते होते हैं। कहते हैं पहली स्टेज वो, जैसे आप मार्केट में जाते हैं
तो वहां पर चलते फिरते आपका हाथ किसी से टच हो जाता है, इतनी सारी चीजें होती है, किसी व्यक्ति से या किसी अदर पर्सन से या कहीं ना कहीं से टच हो जाता है, बट वो आपके दिमाग में नहीं रहता। बहुत सारी चीजें तो रहती है, बहुत सारी चीजें नहीं रहती। तो जो नहीं रहती है सेंसरी लेवल पर होता है, वो सेंसरी मेमोरी है। बहुत ही कम टाइम के लिए, 1 सेकंड या उससे भी कम टाइम तक के लिए ये रहती होती है सेंसरी मेमोरी, सेंसरी स्टेज। ठीक है, जैसे आंखों के सामने मार्केट में जा रहे हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट आए, कितने का आपको ध्यान रहे 1 सेकंड बाद में? बहुत कम। तो जो ध्यान रह गए थोड़ा सा 10-20 सेकंड के लिए जिन्होंने ध्यान खींचा, वो क्या बन जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और इसके अलावा वो ज्यादा देर तक और भी याद रहेगी, वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके पास में 2 प्रकार से है। एक बचपन की यादें हैं आपको, जो बहुत ही क्लियर याद है, इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। और एक है वो यादें जो आपको लग तो रहा है कि ऐसा हुआ था, बट वो धुंधली यादें हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी। कहने का मतलब एक्सप्लिसिट जो है वो कॉन्शियस से रिलेटेड है, जो आपको याद है वर्तमान में आपके साथ क्या क्या हुआ था। इम्प्लिसिट वो जो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस माइंड में है, जो याद नहीं है पूर्ण रूप से, अस्पष्ट सी यादें हैं। एक्सप्लिसिट के मुख्य 2 भेद हैं, एपिसोडिक और एक है सीमेंटिक। माने कल को ये ध्यान रखना है कि मेमोरी ये कौन से टाइप के, सीमेंटिक। सीमेंटिक जो है वो कॉन्शियस रिलेटेड है। एपिसोडिक क्या होती है? एपिसोड्स, घटनाएं जो होती है, इवेंट्स जो होते हैं अपने आसपास में, उनसे रिलेटेड जो बातें याद है। मुझे याद है कल वर्षा हो रही थी, है ना, और उसमें एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल चला रहा था और वो फिसल गया। इस तरीके से एपिसोडिक इवेंट्स, घटनाओं से रिलेटेड, मेरे आसपास में या मेरे से रिलेटेड जो घटनाएं होगी, उनको सिस्टमेटिक रूप से याद रखते हैं कि वर्षा हुई तब वो व्यक्ति फिसला, मोटरसाइकिल चलाते हुए फिसला, इस तरीके से। और एक होती है जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तुओं के अर्थ, मीनिंग आदि को पता होती है। जैसे यह गाय है, यह भैंस है ना। वो ऐसा नहीं है कि कल भैंस थी वो आज गाय होगी, इवेंट नहीं आया उसमें, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब वस्तुओं का जो अलग से आप अर्थ निकालते हैं, मीनिंग समझते हैं, उसको आप सीमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत रखते होते हैं। ठीक है, तो सीमेंटिक। तो यहां पर ध्यान दो, कॉन्शियसनेस जरूर है, बट क्या नहीं हो सकता? इवेंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट आपकी एपिसोडिक मेमोरी हो गया। कॉन्शियस फीलिंग से भी रिलेटेड नहीं है। ये वस्तुओं के, मैंने बताया कि नाम आदि से रिलेटेड होता है कि कौन सी वस्तु क्या है, आप भेद कर पाते हैं वस्तुओं में। एक गाय है, एक भैंस है, यह रमेश है, यह सुरेश है, इस प्रकार से अर्थ भी जानते हैं उन वस्तुओं के। जैसे शब्द दे दिया मैंने अच्छा, अच्छा का आपको मतलब भी पता है, इसका अच्छा मीन्स क्या होता है, गुड, है ना, एक्सेट्रा, इस तरीके की बातें। तो सेवरल मेमोरी प्रोसेस, ये तो अपने आप में एक अलग चीज होगी। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो रहा है। तो एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी, इसको फिर से मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको। तो यहां पर मैंने मेमोरी को बताया है आपके सामने। मेमोरी के मुख्य 2 भाग किए हैं। सेंसरी मेमोरी तो वो मेमोरी होती है जो असल में मेमोरी बनी नहीं पाती है, सेंसेस तक टच हुई और चली गई, हमारे ध्यान में नहीं आया, मेमोरी बनी नहीं 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए, सेंसरी। फिर शॉर्ट टर्म होती है, थोड़ी सी 20-30 सेकंड के लिए, जैसे मैं आपको मेरा नंबर बताऊं तुरंत, और तुरंत आपको 5-7 सेकंड के लिए याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाओगी क्या था नंबर, मैं भूल गया, है ना। इस प्रकार से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम तक, जो आज तक आपको अपने माता पिता का नाम याद है, 10th क्लास में क्या हुआ था, ऐसी ऐसी घटनाएं आदि जो है वो लॉन्ग टर्म में आ जाती है, तो बुढ़ापे तक याद रह सकती है। ये कुछ स्पष्ट होती है एक्सप्लिसिट, और कुछ होती है इम्प्लिसिट मेमोरी, माने अनकॉन्शियस। यहां पर अगर बात करें एक्सप्लिसिट मेमोरी, कॉन्शियस की बात करें, तो एपिसोडिक मेमोरी, जो इवेंट्स आपको बहुत तरोताजा याद है, अच्छे से याद है, सिस्टमेटिक रूप से घटनाएं सारी की सारी, क्या क्या हुआ था, तब मैं छोटा था तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सारे इवेंट्स रिलेटेड जो बातें याद है वो एपिसोडिक है। और सीमेंटिक की बात करें तो सीमेंटिक अर्थ स्मृति हिंदी में बोलते हैं, माने शब्दों का अर्थ निकालते हैं, वस्तु आदि के बारे में जानते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जो वस्तुएं आदि है उनके मीनिंग आदि आप समझते हैं, सीमेंटिक मेमोरी, ये भी कॉन्शियस के अंदर आ रही है। इम्प्लिसिट की बात करें तो इम्प्लिसिट में 2 मेमोरी होती है, प्रोसीजरल और प्राइमिंग। इनके भी आगे बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। तो प्रोसीजरल की बात करें तो प्रोसीजर, जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे याद नहीं रहती हैं, आधी अधूरी याद होती है, कि मेरे दिमाग में तो वो चीज घूम रही है, परंतु मेरे मुंह पर जो है, मेरी जबान पर वो बात नहीं आ पा रही है। मेरे प्रश्न तो याद है सर, मुझे आता है उत्तर, ऐसा करते थे हम बचपन में, जब टीचर सवाल पूछते थे तो कहते थे कि हमें आता तो है, बट वो मेरे जबान पर नहीं आ रहा, दिमाग में है। माने प्रोसीजर, अंदर से इंफॉर्मेशन जो है बाहर आने की कोशिश करते हैं, प्रोसीजर टाइप में, है ना। तो मोटर के रूप में जानी जाती है, अंदर से आ रही है, मतलब आवेग अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, सेंसेस के थ्रू अंदर नहीं जा रहे, बाहर आ रहे, प्रोसीजरल। प्राइमिंग की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके मीनिंग एक्चुअल में वो होता नहीं, बट आपने अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर वैसा मीनिंग निकाल लेते हैं कुछ शब्दों का। तो जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यू कैन सी हियर व्हाट इज रिटन ऑन स्क्रीन, परंतु यहाँ पर देखो यू जो है उसकी स्पेलिंग गलत है, यू। तो ये क्या है, आपने पहले से इसके बारे में बहुत पता है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो बातें आई उनको एडजस्ट करके आपने ये समझ लिया, मतलब शब्दों को हेर फेर करके ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर लेते हैं उनको कुछ टाइम में, तो वो आपकी क्या होती है, प्राइमिंग टाइप में मेमोरी मानी जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें हम यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फिनोमिना, क्योंकि इवेंट एक्सेट्रा नहीं हो सकती,
तो परिघटना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण मतलब संसार में जो वस्तुएं आदि है उनके बारे में जानना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रक्रमण, जिसमें आगत नई सूचना के निर्वचन हेतु संग्रहित ज्ञान और योजनाओं का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है? नीचे उत्तर दिए गए संवेदी, प्रेरक, प्रक्रमण आदि आदि। तो इनको आप हिंदी में उत्तर देखना चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, परंतु हम इसको इंग्लिश में देखेंगे ताकि इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 इंग्लिश में अवेलेबल है। यहां पर कहा गया है प्रोसेसिंग विच टू मेक यूज ऑफ स्टोर्ड नॉलेज एंड स्कीम एज टू इंटरप्रेट एंड इनकमिंग न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो कहा गया है कि जो स्टोर्ड नॉलेज होती है उसका यूज करके किसी नई चीज को समझना ना। स्टोर्ड नॉलेज कहां होती है? ब्रेन में होती है, ब्रेन में होती है। उसका यूज करके आप जो है किसको समझते हैं? नई इंफॉर्मेशन कहां से आती है? सेंसेस से आती होती है, सेंसेस के थ्रू आती होती है, उसको समझना। तो यहां पर क्या है? ब्रेन वाली इंफॉर्मेशन का यूज करके आप नई चीजें जो दिखाई दे रही है उनको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हो। तो ब्रेन में जो ऑलरेडी है, ब्रेन को बोलते हैं टॉप और सेंसेस को बोलते हैं डाउन, एक अर्थ में। तो ये किधर जा रही है थ्योरी? टॉप डाउन थ्योरी है। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। सिंपल शब्दों में मैंने ये समझाया, यहां पर समझिएगा इसको। ब्रेन से जब नॉलेज का यूज करें, जैसे मेरे पास पहले से बहुत सारी नॉलेज है, 10th में पढ़ा हुआ हूं, बीए पढ़ी है, एमए पढ़ी है, उसके आधार पर आप पीएचडी की चीजें समझोगे, ठीक है? तो वो क्या है? आपकी ब्रेन से सेंसेस की तरफ आ रही है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग बोलते होते हैं इसको। और एक और ऐसा ही जिसमें आप सेंसेस से, जैसे नई नई चीजें, नई नई चीज देखते हैं आप, जैसे ही तो वो ब्रेन समझ नहीं पाता, तो सेंसेस के थ्रू ब्रेन की साइड चल रही है, तो उसको बोलते हैं आप डाउन टू टॉप की साइड। मतलब डाउन बोलते हैं बॉटम को और बॉटम टू ऊपर बोलते हैं अप। तो बॉटम अप थ्योरी बोल देते हैं या बॉटम अप प्रोसेसिंग बोल देते होते हैं। तो उस टाइम ये हो जाएगा। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया तरीके से। इस प्रश्न का उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 4 हुआ। तो यहां पर आपके सामने थ्योरी बताइए मैंने, बॉटम अप गिब्सन के द्वारा दी गई थी, टॉप डाउन ग्रेगरी के द्वारा दी गई थी। तो दोनों के दोनों का कहना है कि ज्ञान या परसेप्शन जो होता है, या तो अंदर वाली चीजों का यूज करके आप बाहर की चीजों से कोरिलेट करके समझते हो, या बाहर नई चीजें देखते हो उसको ब्रेन में जाके एनालाइज करते हो। तो दोनों की दोनों। तो बॉटम अप जो है वो ये कहती है कि बॉटम, मैंने बताया कि सेंसेस को हम बॉटम के नाम से जानते हैं, और ब्रेन को आप टॉप कहते हैं क्योंकि ब्रेन दिमाग में ऊपर है ना, सबसे ऊपर, और सेंसेस नीचे से इंफॉर्मेशन लेकर के आती है, ऊपर लेकर के जाती है ब्रेन में, तो टॉप ब्रेन कहलाता है अपना। ये कॉमन सेंस ध्यान रखेंगे। ओके, डाउन जो है सेंसेस को बोलते हैं। तो बॉटम अप का मतलब क्या हुआ कि नीचे से धरातल से, सेंसेस से इंफॉर्मेशन जा रही है, ब्रेन में जा रही है। तो ये देखो डाटा ड्रीवन होगी, डाटा छोटा छोटा डाटा हमने लिया, उससे मिला करके ब्रेन इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, परसेप्शन क्रिएट करेगा, और फोकस ऑन इनकमिंग सेंसरी डाटा। तो बॉटम से ऊपर जा रही है चीजें, तो सेंसरी डाटा पर डिपेंड करता है। और इसको डायरेक्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी कहते हैं कि जितना देखता देखते ही अपने को अनुभव हो गया, जो आपने देखा उसी से आपने समझ लिया। ये बॉटम अप अप्रोच मानी जाती है। इसको हिंदी में आगमनात्मक थ्योरी भी बोलते हैं, आगमनात्मक, और इसको इंडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं, इंडक्टिव, कि आप थोड़ी थोड़ी चीजों को इकट्ठा करके एक पूरा सिद्धांत बना देते हो, इस तरीके से डाटा ड्रिवन। ऐसे ही टॉप डाउन की बात करें तो ऊपर से नीचे आ रही है, ब्रेन में जितना आपके पास सारी चीजें हैं उसका यूज करके आप जो आने वाली इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं। तो नॉलेज ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन होती है, इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो पहले से आपने चीजें समझी हुई है, पहले से जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। और ये डिडक्टिव होती है नेचर में, टॉप से नीचे आ रही है, टॉप से नीचे आ रही है, एक सिद्धांत है, उसको आप सर्व हर एक चीज पर अप्लाई करेंगे, अलग अलग चीजों पर। तो इसको डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी, यहां से नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है, ग्रेगरी और गिब्सन, टॉप डाउन और बॉटम अप। ये बहुत प्यारी अप्रोच है, रिसर्च में, टीचिंग में, और लॉजिकल रीजनिंग में, साइकोलॉजी में, हर जगह पर ये यूज होते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव के रूप में। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ क्लास में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग माने ब्रेन से जो नॉलेज है पहले वाली, उनको यूज करके जो नई चीज देखने को मिली उसको समझ रहे हैं। तो टॉप से डाउन की तरफ आ रही है, और टॉप डाउन प्रोसेस को कौन दे रहे हैं? ग्रेगरी दे रहे हैं, ग्रेगरी। इनके विपरीत कौन है? बॉटम अप में गिब्सन ने दी है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ये चीजें पता हो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर कहा गया है अविरति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अविरति होता क्या है वो अगर आपको पता है तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अविरति, अविरति मीन्स विरक्ति जो शब्द होता है उससे मिलकर के बनता है, ये उसका अपोजिट है अविरति। विरक्ति होता है वैराग्य, वैराग्य, और अविरति का मतलब है अवैराग्य। अवैराग्य का मतलब क्या है कि आप अभी संसार से छूटे नहीं है, संसार में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं। और संसार में क्यों फंसे हुए हैं?
क्योंकि आपकी इंद्रियां जो है संसार की ओर जा रही हैं, तभी तो आप फंस रहे हैं। आपकी आंखें बाहर देखना चाहते हैं कुछ ना कुछ, नाक जो है सूंघना चाहते हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं अच्छे से अच्छा, मन जो है बाहर की बातें कल्पना करता है कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या मेरा सुख है क्या दुख है। इंद्रियों के स्तर पर जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपको वैराग्य नहीं हो सकता, मतलब अवैराग्य ही रहेगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लो तो एक तरह से वैराग्य हो गया, आपको संसारिक चीज नहीं चाहिए होंगी। जब इंद्रियां कंट्रोल होगी तो इट मीन्स आपको संसार की चीजें नहीं चाहिए, और जिसको संसार की चीज नहीं चाहिए वो राग से रहित हो गया, वैराग्य हो गया। तो इनमें से अगर प्राप्त की जाए तो अविरति जो है किससे मिलेगी? प्रत्याहार। सिंपल सा उत्तर है, अविरति किससे मिलेगी? ऑप्शन नंबर 4 प्रत्याहार यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्याहार। क्योंकि षटक्रम आसन मुद्रा इनमें किसी तरीके की यहाँ बात नहीं की है, कॉमन सेंस का प्रश्न है ये, तो कॉमनली आपका ये प्रश्न उत्तर दे सकते हैं इस चीज का। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता एंगर लीड्स टू। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो बच्चों, अभी क्या हो रहा है कि एग्जामिनर हिंदी जो बना रहा है, बच्चे सोचते हैं कि हम तो हिंदी ही प्रेफर करेंगे, हिंदी में ही उत्तर देंगे। योग के विशेषकर बच्चे थोड़ा सा देशभक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, थोड़ा संस्कृति से जुड़ जाते हैं, तो वो इंग्लिश को थोड़ा एक नफरत के नजरिए से देखते हैं कि इंग्लिश में हमें पेपर देना ही नहीं है। परंतु आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम क्रैक करना आपका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अगर हिंदी की लैंग्वेज अगर आप देखेंगे और वो भी एग्जाम के अंदर बैठ करके देखें, यहाँ पर हो सकता है आपको अच्छे समझ में आ जाए, बट ये एग्जाम में लैंग्वेज जो है बहुत टफ बना देता है एग्जामिनर। भगवत गीता के अनुसार क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? किसी किसी बच्चे को ये समझ में आता है कि क्रोध किसके कारण होगा, मे भी, तो इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश में जाओ तो एंगर लीड्स टू, एंगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने बार बार आपको एक श्लोक बताया, दूसरे अध्याय का 62 और 63, पूरी भगवत गीता का सबसे पूरा जो महत्वपूर्ण जो श्लोक है ये दोनों है, और इनसे हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये श्लोक आप जरूर कंठस्थ कर लें। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो विजायते। काम से क्या हुआ? क्रोध। काम था, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? सम्मोह होता है। सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति नाश होता है। सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से प्रणश्यति माने पूर्ण रूप से मृत्यु हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर काम का एक बताया गया आपको, काम से क्या हुआ? क्रोध, क्रोध से जो है सम्मोह होना बताया गया। तो आपको इनमें से एक प्रश्न चूज करना था कि क्या होगा। तो यहाँ पर क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? भ्रांत मनस्थिति माने सम्मोह, इन्होंने एग्जैक्टली वर्ड दे दिया है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफ्यूजन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये श्लोक आप जरूर कंठस्थ कर लें, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते टाइम आपको बताया बहुत बार, इसको जरूर ध्यान रखें। भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 62-63 नंबर श्लोक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर दिया गया है विच गुना प्रीडोमिनेट्स इनर थ्रस्ट एंड अफेक्शन। कहते अंदर में, कहते आपके थ्रस्ट, प्यास पैदा होती है, आंतरिक प्यास और आंतरिक अनुरक्ति, मतलब एक तरह से आप जो है अंदर की तरफ यात्रा करते हैं जो भी है, या फिर आंतरिक तृष्णा। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी गति की चीज है ना, कोई भी प्यास लग रही है, अब तृष्णा प्यास ही एक तरह से, हालांकि अंदर की प्यास है बट है तो ये काम ही एक तरह का कर्म ही है, शांति तो नहीं है। अनुरक्ति किसी न किसी काम में लगेंगी, तो ये जो भी होता है वो हमेशा रजोगुण के कारण। रजोगुण हमेशा काम के लिए होता है, क्रिया के लिए, क्रिया प्रधान होता है हमेशा रजोगुण। तमोगुण हमेशा स्थिरता का प्रतीक होता है, स्थिरता शांति का प्रतीक होता है, रुकने का प्रतीक होता है। और सतोगुण हमेशा प्रकाश का प्रतीक होता है, विद्या का प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है इसको। तो यहां पर आपसे पूछा गया थ्रस्ट और अफेक्शन, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आप गति करेंगे, किससे करेंगे? यहाँ पर बच्चों को लगे सिर्फ आंतरिक गति, आंतरिक प्यास, तो मतलब आत्मा की प्यास, आत्मा सत्वगुण से, ऐसा नहीं है। कोई भी जब आपको प्यास लगी, वो चाहे बाहर की हो या अंदर की हो, वो रजोगुण के कारण ही है, रजोगुण उसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एटीट्यूड ऑफ फोरबियरनेस। फोरबियरनेस मतलब इंग्लिश में ही आपको समझ में आएगा, ये हिंदी में फिर प्रश्न समझ में नहीं आएगा। एग्जामिनर ने पता नहीं कौन सी बुक को उठाया, किससे ये लैंग्वेज तैयार कर दी हिंदी में, परंतु इंग्लिश में ये जो है फोरबियरनेस, यहां से आपका उत्तर क्लियर होगा। फोरबियरनेस मतलब बियर करना, मतलब उसको सहना, सहना, सहन करना। सहन किसको करेंगे? तपों को सहन करेंगे, तप को सहन करना। तो यहां पर पूछा, बताओ जी एटीट्यूड ऑफ फोरबियरनेस क्या है ये प्रश्न अगर ऑप्शन अगर आप देखें तो ये कहां से आ रहा है? जो साधन चतुष्टय हैं आपके, साधन चतुष्टय, उसमें से ये प्रश्न आया। साधन चतुष्टय में 4 अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं? विवेक होता है, वैराग्य होता है, विवेक वैराग्य, षट संपत्ति होता है, एक षट संपत्ति, और मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें होती हैं। इनको साधन चतुष्टय हम बोलते हैं, आए हैं आज तक। तो ये षट संपत्ति में से अगर आप डेप्थ में जाएं षट संपत्ति के,
तो षट संपत्ति में 6 संपत्तियां बताई गई है। क्या क्या बताया गया है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ठीक है, ये चीजें बताई है। शम की अगर बात करें तो मन से संबंधित मानसिक विचारों का शमन करना अनावश्यक। दम की बात करें तो इंद्रियों को हम दमन करते होते दबाते होते हैं विषयों की तरफ से। उपरति का मतलब एक तरह से जो संसारिक वस्तु विशेष है उनमें राग न रखें, बिल्कुल दूर हो जाए, उनका उपयोग करते हुए भी अनासक्त रहे उनमें। तितिक्षा की बात की जाए तो तपों को सहना, एक तरह से सुख आए, दुख आए, भूख आए, प्यास आए, उनको सहना तितिक्षा होता है। श्रद्धा गुरु वाक्य या सिद्धांत वाक्य, वेदांत जो वाक्य हैं कहते हैं उनमें श्रद्धा का भाव रखना। समाधान होता है सोल्व करना, सोल्यूशन। हमारा मन जो है फंसा हुआ है, इधर उधर वृत्तियों में फंसा हुआ है, अनेक चीजों में लगा रहता है, तो कहते हैं इनको आप कंट्रोल करो, एकाकार करो। समाधान मतलब एकाग्र करना, एक तरह से मन को एक चीज पर लाना, एकाग्र करना, ये समाधान है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर अगर आप प्रश्न देखेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रश्न है तितिक्षा, इसका उत्तर होना चाहिए फोरबियरनेस, मतलब एक तरह से सहन करना। तितिक्षा ऑप्शन नंबर 2 जो आपका राइट हो जाए। तो यहाँ पर देखो हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि बच्चा कितना भी हिंदी को जानता हो कभी प्रश्न ठीक नहीं कर पाएगा। इंग्लिश का एक शब्द देखा फोरबियरनेस, उसी में ये प्रश्न जो है अपना क्लियर हो जाएगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है राइट क्या होता है अपना? ऑप्शन नंबर 2। साधन चतुष्टय का वर्णन किसमें किया गया है? जो हमारा वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन, उसमें शंकराचार्य जी करते हैं। और किस योग का एक अंग है? ज्ञान योग का एक अंग माना जाता है साधन चतुष्टय, ये जरूर ध्यान रखें। इनको जो है ज्ञान योग के हम बहिरंग के रूप में भी जानते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व। और ज्ञान योग के अंतरंग की अगर बात करें तो क्या है? अंतरंग। अंतरंग की बात करें तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये कन्फर्म रूप से 3 जो है हर कोई मानता है, ये तीनों को श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये अंतरंग आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे नेक्स्ट प्रश्न आएगा यहीं से, तो आप उसके लिए तैयारी अभी से रखें, एक एक चीज आसपास की जरूर जान लें। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एनालिसिस ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फॉर्मूला क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो BMI की अगर बात करें तो केजी, किलोग्राम बाय एम स्क्वायर, एम स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर केजी का मतलब क्या है और एम का क्या मतलब है? केजी बोले तो आपका वेट जो है आप तोल ले मशीन पर किलोग्राम्स में लेवें, और हाइट को जो है आपको इंचेस में नापते हैं, आप फुट में नापते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट कर ले और मीटर का भी स्क्वायर कर देवें, स्क्वायर, वो जो है आपका कहते इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आपका BMI आएगा। तो इन्होंने BMI निकालने का ये फॉर्मूला बताया है, केजी बाय मीटर स्क्वायर, हाइट जो है स्क्वायर के रूप में मीटर में। तो ये ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हाइट का स्क्वायर कर रखा है देखो, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। इसी में आपको एक्स्ट्रा बातें जरूर जान लेनी, क्योंकि एग्जामिनर को तो काम है एक्स्ट्रा बातें करना। पहले थोड़ा सा प्रश्न पूछता है, अगली बार में वो थोड़ा उसके आसपास से डेप्थ में ले जाता है प्रश्न को। तो BMI को WHO ने थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है, इसके सीक्वेंस बना रखी है। तो इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखता हूं। तो नेक्स्ट टाइम में एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि बताइए अंडरवेट जो है कितने BMI वाला होगा? अंडरवेट ये एक कॉमन बनाया हुआ है, प्रोटोकॉल बना रखा है WHO ने। अंडरवेट कहते 18.5 BMI से जो नीचे है वो अंडरवेट माना जाएगा। और नॉर्मल कौन माना जाएगा? नॉर्मल, नॉर्मल BMI कितना माना जाएगा? कहते 18.5 से लगभग 24.9 तक, 24.9 तक ये आपका नॉर्मल होगा। और ओवरवेट किसे कहा जाएगा? ओवरवेट, ओवरवेट जो है ओवर ज्यादा जो वेट हो गया, मतलब 25 BMI जिसका हो गया, 25 से लेकर के 29.9 तक जिसका BMI होगा वो ओवरवेट होगा। और ओबीज किसे कहा जाएगा? अत्यधिक मोटापा, ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी किसको कहेंगे? जो 30 से ज्यादा होगा जिसका BMI आएगा वो जो है हमारा ओबीज कहलाएगा। तो ये चारों जो है सूचीबद्ध एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इनको सूचीबद्ध करना पूछ सकता है कि बताओ कौन कौन सा किस किस में है, या एक वर्ड पूछ लेगा कि अंडरवेट इनमें से किसको कह सकते हैं, कौन सा BMI वाला आएगा। तो 18.5 ये किसने दिया है? WHO के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है, पहले से प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस BMI को मेजर करने के लिए आप सभी लोग जो है अपना अपना वेट मापें और अपनी हाइट मापें, इंचेस में नाप करके उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें और मीटर का स्क्वायर कर दें और देखें आपका BMI क्या आया है। आप अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबेसिटी है, किस में आते हैं, तो आपको पता लगेगा अपना। तो नॉर्मल जो है आपका BMI आना चाहिए कितना? 18.5 से 24.9 तक। इसमें मुख्य ध्यान ये रखना है कि आपका वेट जो है किलोग्राम्स में आपको लेना है और हाइट जो है वो मीटर्स में लेनी है और उसका भी स्क्वायर करना है मीटर का, और फिर उसको डिवाइड कर देना है किलोग्राम को। तो आपका जो भी आंसर बचेगा कैलकुलेटर के माध्यम से या जिस भी तरीके से, वो आपका BMI आए। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इन योगा थेरेपी द डिजीज ऑफ गट कैन इजिली बी मैनेज्ड बाय, गट
माने आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी डिजीज को कहते हैं कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये प्रश्न जो है आपका दंत धोती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दंत, दंत मतलब दांत, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दंत धोती गेरंड संहिता में डिस्कस की गई है, वो दांतों से संबंधित है। उसके कितने भाग है? दंत धोती के भाग है। दंत धोती की अगर बात करें यहाँ पर पहले तो आपको पार्ट पता होना चाहिए दंत धोती के। एक तो दंत मूल है, जिह्वा मूल है, कर्णरंध्र है, एक दायां है एक बायां है, इस प्रकार से 4 हो गए। और पांचवा जो है आपका कपाल रंध्र है, कपाल रंध्र। ये 5 आपकी धोतियों के प्रकार बताए गए, दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट, मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है। अंतर धोती की बात की जाए तो अंतर धोती में वातसार, वारीसार, वहनी बोले तो अग्निसार, और लास्ट में जो है बहिष्कृत, ये 4 प्रकार बताए जाते हैं। सेम ऐसे ही दंड धोती की बात की जाए तो हृदय धोती, हृदय धोती का ये प्रकार माना जाता है। हृदय धोती के 3 प्रकार है, दंड धोती, वमन धोती और वाससा बोले तो वस्त्र धोती, ये प्रकार है। तो इनमें से जो इंटेस्टाइन की सफाई की जा रही है वो या तो आपका अंतर धोती करती है या दंड धोती करती है, ये 2 ही करती हैं। तो ये प्रश्न जो है अपने आप में गलत पूछा गया था एग्जामिनर के द्वारा। इसके जो है मूल शोधन भी आपका एक तरह से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट जो पार्ट है एनल, उसकी सफाई करता है, जिससे आपकी पूरी बड़ी आंत की कहते हैं सफाई हो जाती है, पूरे ऊपर तक की सफाई हो जाती है। तो एक तरह से आपका एक उत्तर ये भी होना चाहिए था। इसमें प्रश्न शायद एग्जामिनर पूछना चाह रहा था कि गट की शुद्धि किस से नहीं होती है, नहीं के रूप में आपका दंत धोती होना था। अदरवाइज ये तीनों ऑप्शन आपके परफेक्टली सही हो सकते हैं आपके। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मेकिंग में दिक्कत हुई है। हालांकि एग्जामिनर ने भी इसमें अंतर धोती और दंत धोती दोनों ऑप्शन को स्वीकार किया है, मूल शोधन को स्वीकार नहीं किया है। परंतु इसका मूल शोधन भी उत्तर होना चाहिए, क्योंकि गट जो है ऊपर वाला एरिया है वो नीचे से भी शुद्धि होने पर मूल शोधन जो एनएस की शुद्धि हो जाएगी तो ऊपर का एरिया भी कहते डिजीज आपकी दूर हो सकती है। प्रश्न में 2 उत्तर दिए गए थे एग्जामिनर के द्वारा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाला है। एग्जामिनर इसको थोड़ा जरूर ठीक करेगा नेक्स्ट टाइम में जब भी पूछेगा इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा पार्ट तीसरा 3 है जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर देवें और इसको शेयर जरूर करें, और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देवें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले हमारी वीडियोस पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।